सभी को नमस्कार। दोस्तों, द हिंदू करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और आज हम 5-7 दिन के जो द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो हमारे प्री और मेंस के हिसाब से काम आ सकती है उसको हम देखने वाले हैं। अभी थोड़ा सा मैं भी खुद अपनी पढ़ाई में बिजी था और कुछ अच्छा कंटेंट बनाने में, तो उसके चक्कर में लगातार मैं ये द हिंदू की वीडियो नहीं ला पाया हूँ। लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो वैसे भी नोट्स बना लेता हूँ, तो इनका वीडियो एक साथ बनाना मुझे ठीक लगता है। क्योंकि एक चीज़ तो ये कि डेली इतना कंटेंट आता नहीं है न्यूज़पेपर में कि उस दिन वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, और हम टू दी पॉइंट पढ़ते हैं तो उसके हिसाब से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और आज के इस वीडियो में जैसे मैंने आपको टेलीग्राम पर मेंस के हिसाब से कुछ नोट्स शेयर किए थे आज, है ना, और उन पे भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और द हिंदू पढ़ते समय सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी मेंस का कंटेंट बहुत अच्छा मिलता है आपको। जैसे आपका सिलेबस है टू दी पॉइंट, आज कम से कम 4-5 ऐसे आर्टिकल है जो आपकी मेंस के एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाले हैं, उनको भी हम देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही रोचक होने वाला है। टिके रहना, समझने की कोशिश करना चीज़ों को, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो पहली जो न्यूज़ है वो है न्यूज़ हमारी तितलियों को लेकर है। अब देखो, तितलियों को लेकर यूपीसी प्री में कई बार क्वेश्चन आए हैं। इस टॉपिक एंड में क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिए हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इनको, क्योंकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी का काफ़ी हमारा जो सिलेबस है यहाँ से कवर होता है, तो इनका एक आर्टिकल आया था कि तितलियों के प्रवास पर अध्ययन, इनके अध्ययन की बात आई थी कि कैसे इनका हम संरक्षण कर सकते हैं। क्योंकि तितलियाँ, मधुमक्खी, ये सब चीज़ें क्या है, प्रांगण में बहुत बड़ा योगदान देती है। जैसे हमारे जितने भी फल फ्रूट हैं, सब्जियां हैं, आप कह सकते हो, आ, जो हमारी फसलें हैं, इन पर निर्भर करती है। तो इनका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये टॉपिक कहाँ से, किस टॉपिक से मैच करता है, ये हमारे यूपीसी प्री इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के काम आने वाला है। तो अभी हाल ही में क्या हुआ था कि जैसे लाखों जो मिल्कवीड तितलियाँ हैं वो दक्षिण भारत में पूर्वी घाट से पश्चिमी घाट, मतलब एक दूसरे की ओर प्लान करती रहती है। जैसे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाटों के बीच में ये प्लान करती है। कब प्लान करती है कि जैसे किस मौसम में कहाँ पे ठंड है, तो उनकी कई सारी, चाहे भोजन की तलाश में कह सकते हो या उनके प्रजनन की जो चीज़ें हैं, इसके लिए ये प्रवास करती है। तो इनका यदि हम पैटर्न समझ लेते हैं तो इनके जो हैबिटाट है उनको बचाने में हमें बहुत बड़ा यहाँ पे योगदान हो सकता है। तो ये जो पारिस्थितिक घटना है ये पुरानी, काफ़ी पुरानी है, लेकिन हाल ही में इन पर काफ़ी शोध किया गया है। उस शोध को बताया गया कि कैसे हम इनके संरक्षण पर ध्यान दे सकते हैं। और तो इसमें बताया गया कि दक्षिण भारत में जो मिल्कवीड तितलियां, इनका प्रवास का जो पैटर्न है वो एक देखने को मिलता है कि किस प्रकार इनका पैटर्न रहता है वर्षा के बाद में, और इनका हम तितलियों का संरक्षण कर सकते हैं। और कैसे हमारा भूमि उपयोग हो सकता है कि हम जीवों को बचाएं। हमारा मतलब एग्रीकल्चर पैटर्न कह सकते हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएं। तो इनमें हम देखते हैं कि कैसे आजकल हैबिटाट लॉस हो रहा है। और इसके अलावा जलवायु वार्मिंग या ग्लोबल वार्मिंग आप कह सकते हो, जो समस्या चल रही है जिसके कारण ऐसी समस्याएं आती है। तो इसमें बताया गया कि जैसे ये अध्ययन जो है कहाँ प्रकाशित हुआ था, ये जर्नल ऑफ कीट संरक्षण, एक आप कह सकते हो मैगजीन कह सकते हो, ठीक है। इसमें ये प्रकाशित हुआ था जिसमें बताया गया था कि दक्षिण पश्चिम मानसून के समय के बाद में ये तितलियाँ कहाँ से आती है, जो तितलियाँ पूर्वी घाटों और मैदानी इलाकों से कहाँ आती है, पश्चिमी घाट में आती है। जैसे आप ये जानते हो पश्चिमी घाट, ये हमारा पश्चिमी घाट है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है, यहाँ पे लगभग आप कह सकते हो जून से सितंबर के आसपास एक्टिव रहता है मुख्य रूप से। तो इस समय इसके बाद में, जैसे सितंबर के बाद में आप कह सकते हो, अक्टूबर में कह सकते हो, ये तितलियाँ कहाँ से, पूर्वी घाट से, आप पूर्वी घाट इस तरफ है, या मैदानों से हम कह सकते हैं, कहाँ पे आती है, पश्चिमी घाट की ओर आती है। कहीं ना कहीं ये बायोडाइवर्सिटी का पार्ट, आप जानते हो इस क्षेत्र में अधिक वर्षा होगी तो वनस्पति अच्छी होगी, वहाँ पे किस प्रकार के पेड़ पौधे फूल ये होंगे, तो क्या एक तरह से आप कह सकते हो इनको एक उपयुक्त आवास मिलता है इनको, और अच्छा आवास मिलेगा तो जीव जंतु वहाँ पे आएंगे, एक अच्छी जैविकता का विकास होगा वहाँ पे। ठीक है, तो इस पर चीज़ों पर डिपेंड करता है। और बाद में इसमें बताया गया कि कुछ समय के बाद में वो क्या करती है, वापस पूर्वी घाट में चली जाती है। पूर्वी घाट में क्यों चली जाती है, उस समय क्या होता है, उत्तरी पूर्वी मानसून से यहाँ पे कोरोमंडल तट या इस तरफ वर्षा होती है। तो एक एक निश्चित पैटर्न देखने को मिलता है इनका तितलियों के प्रवास का। और आप ये जानते हो कि तितलियां और वनस्पति का कितना आपस में सहजीवी संबंध है। ये बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं कि जैसे आपने देखा भी होगा कि फूलों का जो प्रांगण होता है, कैसे अच्छे फूल खिलते हैं, उसमें कीटों का, तितलियों का, इनका एक बड़ा योगदान रहता है। तो यदि इनको बचाया जाए, तो कई बार ऐसी रिपोर्ट भी आती है कि यदि तितलियां या मधुमक्खियां यदि नष्ट होती है तो हमारी खाद्य सुरक्षा के सामने एक बड़ा संकट आ सकता है। तो ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए, लगातार न्यूज़पेपर में आती है, इनको समझना चाहिए। और यहाँ पे अभी ये जो हम बात करें डिटेल दी गई है, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि इनमें कई सारी चीज़ें शामिल है, या इनकी प्रजातियों को हम देखें तो इनका नाम है डार्क ब्लू टाइगर। अब प्रजातियों को नाम देख लेना, कभी कभी ऐसा आ गया मतलब कि ये पक्षी है, मछली है, या क्या है, टाइगर है, ठीक है। तो ये तितली की प्रजाति है डार्क ब्लू टाइगर, एक डबल ब्रांडेड कोवा, ठीक है। और पश्चिमी घाट के मध्य ऊंचाई वाले सदाबहार जो वन है, यहाँ पे सदाबहार सदाबहार वन, यहाँ पे प्रजनन, जंगलों में प्रजनन नहीं कर पाते हैं। जैसे कुछ जगह ऐसी है जैसे जहाँ पर ये प्रजनन नहीं कर पाते हैं, तो प्रवास का एक कारण ये भी हो सकता है कि एक जगह हो सकता है गर्मी ज़्यादा हो या और कोई संकट हो, तो उसको लेकर भी ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं मतलब प्रवास करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है। और
आगे जैसे इनकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, इनका हमारा रोल क्या है, तो हमने ये देखा कि इनका पारितंत्र में आप प्रत्येक जीव का एक रोल होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जैसे परागण कराने में या बहुत सारी चीज़ों को लेकर इनका एक बड़ा रोल होता है हमेशा। और क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे 2017 की एग्जाम में देखना आप कि कुछ कारणों बस यदि तितलियों की जाति स्पीसीज की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, इसका आप आराम से निकाल सकते हो कि कुछ पौधों के परागण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। देखो अभी हम बात करते हैं, इनका बड़ा रोल होता है। कुछ कृषि पौधों में कवक के संक्रमण प्रचंड रूप से बढ़ सकते हैं, तो ये थोड़ा देखना कि तितलियों की वजह से ऐसा क्या हो सकता है, थोड़ा सा लॉजिक लगता नहीं है। और इसके कारण ब्रोम, मकड़ियों, पक्षियों की कुछ प्रजातियों की समष्टि में गिरावट आ सकती है। इनका आपस में यदि संबंध है तो गिरावट आ सकती है। ठीक है, और यूपीएससी ने इनका आंसर क्या माना है, सी आंसर माना है। ठीक है, 1 और 3, तो ऐसे आपको देखना चाहिए, यही तरीका होता है पढ़ने का। अदरवाइज क्या होता है, जैसे ये टॉपिक आपने देखा द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में, कहीं भी न्यूज़पेपर में देखा, तो आप इसको नहीं पढ़ते, आपको लगता है यार मेरे एग्जाम के काम का ही नहीं है। तो न्यूज़पेपर पढ़ते समय यदि आप क्वेश्चन भी साथ में देखते हो प्री और मेंस के, तो आपको पढ़ने का नज़रिया आपका बदल जाएगा। और यही तरीका होना चाहिए पढ़ने का। अब चाहिए जैसे मैं आपको वीडियो 5-7 दिन से प्रोवाइड करा रहा हूँ, लेकिन क्वालिटी में कभी कम नहीं है। चाहे आप डेली वाइज वाला मेरा वीडियो देखोगे, जब बनाता था कभी, अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि आप ये जानते हो कि आपके लिए थोड़ा क्वालिटी कंटेंट भी मैं समय समय पर बनाता रहता हूँ। काफ़ी टाइम उसमें चला जाता है, थोड़ा खुद भी पढ़ाई करता हूँ, उसमें भी टाइम जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सी के लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कोई चिंता की बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन देखो, किस राज्य की एक तितली है, राज्य तितली के बारे में एक और क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन मैंने तितलियों के लास्ट ईयर 2-4 सालों में क्वेश्चन देखे थे, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड टॉपिक है वेस्टर्न घाट के बारे में था। अब देखो संडे को ये न्यूज़पेपर था, उस लास्ट संडे को, तो वहाँ पे इसके बारे में दिया गया था, पश्चिमी घाट के बारे में। इसकी थोड़ी हिस्ट्री भी दी गई थी, क्या कैसे इसका विकास हुआ, कैसे यहाँ की जो फिजियोग्राफी है वो, कैसी बायोडाइवर्सिटी है। तो ये टॉपिक काम का है, कहाँ काम का है, प्री में तो ये काम आता है, मैपिंग के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। और जैसे मेंस के अंदर ज्योग्राफिकल फीचर, आपका जीएस फर्स्ट में ज्योग्राफी कई सारे फीचर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कहाँ पे, जीएस 3 के अंदर है। तो ये आपका किस सिलेबस से मैच करता है, तो मेंस की एग्जाम भी आपकी न्यूज़पेपर से हो सकती है, तैयारी अच्छी खासी हो सकती है। और ये मान के चला मेंस के एग्जाम में तो करंट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, आपस में मिक्स रहते हैं स्टैटिक पार्ट के साथ में। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि हमने ये देखा कि जो पश्चिमी घाट है, इसमें चर्चा की गई है विशेषकर जैसे पालघाट दरे की या पश्चिमी घाट की, इनकी विशेषकर इस क्षेत्र की चर्चा की गई है, पालघाट क्षेत्र की, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी की, यहाँ की ज्योग्राफी की, कैसे इसका निर्माण हुआ, उसकी बात की गई है। तो पश्चिमी घाटों में इसमें बताया कि एक दरा कह सकते हैं, विच्छेदन या दरा कह सकते हैं पालघाट। ठीक है, 2 पहाड़ियों के बीच में से एक दरा कह सकते हो। जैसे यहाँ पे ये अलग अलग 2 पहाड़ियाँ हैं, बीच में से एक आप कह सकते हो घाटी कह सकते हो या दरा। ठीक है, जैसे ये पहाड़ी है, ठीक है, ये पहाड़ियाँ हैं, तो बीच में से जाने का एक गैप मिल गया हमें। वहाँ से क्या होता है फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का, ट्रेनों का, आप कह सकते हो सड़कों का अच्छा विकास हो सकता है, एक शहर से दूसरे शहर में जोड़ने के लिए यहाँ पे है। तो पालघाट जो गैप है किन के बीच में, ये 40 किलोमीटर चौड़ा है, और ये है नीलगिरी और अन्नामलाई। ठीक है, यहाँ पे आप देखना नीलगिरी ऊपर होगा और अन्नामलाई साउथ में होगा। ठीक है, और आप मैप भी देखना, आप खुद भी करना, थोड़ी सी मैपिंग साथ में होमवर्क करना। और ये वीडियो विशेषकर वो विद्यार्थी देख रहे हैं जो अभी 2024 के लिए सीरियस हो चुके हैं या 25 के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अभी प्री पास में तो 2023 वाले में आशा करता हूँ नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि इस समय ज़्यादातर अपना रिविजन वगैरह ये कर सकते हो, आपको चिंता की बात नहीं है। और कोई देख रहा है तो देख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये मैपिंग आप करना, ये आपका आज का थोड़ा सा घर पे काम कर सकते हो, इसका मैपिंग करना साथ में। तो ये पहाड़ियाँ हैं और इन दोनों के बीच में हो गया। तो पालघाट जो गैप है, इसका एक आप कह सकते हो ऐतिहासिक रूप से आप केरल राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण कह सकते हो। और ये यहाँ से सड़कों का, रेल का इनका विकास हुआ है। किस सिटी को जोड़ता है, कई बार ये भी आ जाता है, तो ये कोयम्बटूर को जोड़ता है, पलक्कड़ से जोड़ता है। ठीक है, यहाँ से कौन सी नदी गुजरती है, देखो इसमें अच्छा खासा दिया हुआ है, भरतपुजा। ठीक है, थोड़ा हाँ भरतपुजा ही है। ठीक है, आगे देखते हैं। और पश्चिमी घाट की यहाँ की कौन सी, देखो यहाँ पे अच्छी वर्षा होती है, आप जानते हो दक्षिण पश्चिम मानसून के समय। तो यहाँ पश्चिमी घाट के जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के विपरीत पाल घाट में वनस्पति कैसी है, जैसे नॉर्मली हम कह सकते हैं कि जैसे पश्चिमी घाट की यदि बात करें, जहाँ पे सर्वप्रथम घाटों से वर्षा बादल टकराते हैं, आप कह सकते हो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, तो वहाँ वर्षा होती है 400 सेंटीमीटर या 300 सेंटीमीटर, तो वहाँ पे सदाबहार वर्षावन मिलेंगे आपको, है ना। तो लेकिन पाल घाट देखो जरा लोकेशन कहाँ पे है, पाल घाट दरे की लोकेशन यहाँ पे। तो यहाँ पे किस टाइप के वन पाए जाएंगे, थोड़े से देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, पश्चिमी घाट के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के विपरीत यहाँ पे थोड़ी सी वनस्पति क्या होगी, शुष्क सदाबहार वन के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो कभी कभी ऐसा थोड़ा सा आ सकता है कि किस टाइप के वन कहाँ पे पाए जाते हैं। और ये क्षेत्र वनस्पति और जीवों विभाजन को भी चिन्हित करता है। यहाँ पे मतलब आप ये कह सकते हो कि एक क्षेत्र में, जैसे ये कोई पहाड़ी है, ठीक है, एक पहाड़ी पे अच्छी वर्षा होती है, क्योंकि ये आप कह सकते हो यहाँ पे अच्छे बादल आते हैं, इस तरफ टकराते हैं, वष्ट इस तरफ बनता है वष्टि छाया। ठीक है, और यहाँ पे अच्छी वर्षा होती है, तो ये भी कहीं ना कहीं किसी भी क्षेत्र की डाइवर्सिटी को प्रभावित करता है, क्योंकि वर्षा और तापमान ये सब चीज़ें डिसाइड करती है। तो यहाँ की थोड़ी सी ज्योग्राफी क्या बताया गया है कि आप ये कह सकते हो, एक समय हम ये जानते हैं कि जैसे हमारी ये पृथ्वी थी, है ना, उस समय यहाँ पे
जो पेंजिया महाद्वीप आपने देख रखा होगा, फिर इसका विभाजन होता है। तो आप ये कह सकते हो जैसे यहाँ पे अफ्रीका था, तो भारत जो है अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ था, मेडागास्कर यहाँ पे था उसके साथ जुड़ा हुआ, उसकी हिस्ट्री बताई गई है। तो इसमें साक्ष्य भी मिलते हैं कि जो मेडागास्कर की ज्योग्राफी है और हमारी जो पश्चिमी घाट की ज्योग्राफी है या पाल घाट की आप कह सकते हो, उनमें समानताएं हैं। इस आर्टिकल में ये भी बताया गया है। तो आप ये देखना जीएस फेस्ट ज्योग्राफी का जो आपका या प्रीलिम्स एग्जाम के लिए आप प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पढ़ते हो, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ते हो हमेशा, तो उनमें ये चीज़ें काम आती है। तो इस गैप में बताया गया है कि यहाँ पे आप कह सकते हो यहाँ पे एक सीर जोन भी बनता है। सीर जोन का मतलब होता है भूपर पट्टी, जो अपनी ये पृथ्वी है ऊपर वाली जो पार्ट है, आप प्लेटें जहाँ पे कह सकती है ना, इनको कह सकते हो आप। तो परपट्टी का ऐसा एक पार्ट होता है जहाँ पे कहीं ना कहीं आज भी मतलब ऐसी गतिविधि होती हो, अर्थक्वेक वगैरह ऐसे आता हो या चट्टानें खिसकती हो, तो ऐसा एक कमज़ोर आप जोन कह सकते हो जहाँ पर ऐसे घटना घटती हो। तो यहाँ पे अक्सर झटके भी महसूस किए जाते हैं। एक सीर जोन यहाँ पे बनता है पालगढ़ के आसपास। ठीक है, कैसे भी बनता है, वैसे भी बनता है जैसे आप ये मानो ये भारत की मुख्य भूमि है। ठीक है, तो अभी भी भारतीय जो प्लेट है, आप ये कह सकते हो भारतीय जो प्लेट है किधर खिसक रही है, उत्तर की ओर जा रही है, कुछ सेंटीमीटर प्रति वर्ष ये उत्तर की ओर जा रही है। तो जब ऊपर की ओर क्या होता है, ऊपर की ओर यूरेशियन प्लेट है। ठीक है, तो भारतीय प्लेट इसके जब टकराएगी, हिमालय का उत्थान होता है, आपने देखा होगा, तो यहाँ पे भी फोल्डिंग होता है। क्योंकि यार आप इसको जैसे इसका धक्का मारोगे, यहाँ पे आगे जाने के लिए चीज़ है नहीं, आगे मतलब यूरेशियन प्लेट आ गई, तो आप इसको कह सकते हैं फोल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे वही बात है कि अभी भी जो विवर्तनिक घटनाएं हैं वो जारी है, और हमेशा घाटियों के सारे आप देखना ऐसी घटनाएं होती है। तो ये कारण बताया गया है। साथ में जैसे आप इसके कह सकते हो इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, इसकी उत्पत्ति हुई थी ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के गोंडवाना भूभाग से। जैसे हमने ये देखा, हमारा जो पेंजिया था, बाद में दो इसके विभाजन होते हैं, एक ऊपर वाला अंगारा लैंड या लोरेशिया कुछ बोलते हैं, साउथ वाले को गोंडवाना लैंड बोलते हैं, जिसमें आज के जितने भी दक्षिण के महाद्वीप है, आप दक्षिण अमेरिका ले लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो या अंटार्कटिका, ये सब किसके पार्ट है, गोंडवाना के पार्ट थे। तो इनका फिर क्या हुआ, गतियों के कारण प्लेटें गति करती हैं, आपने पढ़ा होगा सिद्धांत। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे ये गैप बना, या इनकी जो उत्पत्ति का कह सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप से अलग होने पर इनके साक्ष्य जो मिलेंगे आपको चट्टानों के या इनके जीवाश्म के, बहुत सारे ऐसे साक्ष्य होते हैं जो ये बताते हैं कि वास्तव में एक समय हमारी पृथ्वी एक थी, या हमारे जो महाद्वीप है आपस में जुड़े हुए थे। तो भारत और मेडागास्कर जब तब तक मतलब एक भूभाग पर एक साथ बने थे, तो इन्होंने ये सब बताया कि मेडागास्कर की जो ज्योग्राफी हम देखते हैं, वहाँ की खनिज चट्टानें देखते हैं, तो उनकी समानता यहाँ पर देखने को मिलती है, जहाँ पे पालघाट गेप है ना स्थित है। और मेडागास्कर की पूर्वी चेहरे पर आप यहाँ पे एक नाम दिया, रत्नोत्सरा गेप दिखाई देता है। तो इनमें कहीं ना कहीं ऐसा कहते हैं, इनमें समानता वगैरह ये दिखाई देती है। ठीक है, तो ये आप मैप में भी देख सकते हो कि आप जैसे ये भारतीय भूमि अफ्रीका के साथ जुड़ी हुई थी, उसमें मेडागास्कर बीच में आ गया। और आज भी आपने देखा होगा कि जो अफ्रीकन भूमि है उसमें जगह जगह ऐसी बहुत सारी झीलें बन रही है। तो महाद्वीप की जो प्लेटें गति करती है, तो ऐसा करें कि आने वाले वक्त में अफ्रीका के भी बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन वो काफ़ी लाखों सालों का एक समय है। ठीक है, और भारतीय प्लेट की गति इस तरफ है। एक समय जैसे हमारा जो पेंजिया था, गोंडवाना पार्ट है, यहाँ पे एक जगह जुड़ा हुआ था, इंडिया कहाँ पे। तो हम यहाँ की बात करें, जैसे पालघाट तो मेडागास्कर, ये आपस में जुड़े थे, इनकी सब समानताएं देखने को मिलती भी है। तो कई बार ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें आप ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन में तो मैप बना के आओगे तो आपको फायदा होने वाला है। ऐसे मैप बना के रखो, ये मैप बहुत आसान है इनको बनाना। तुरंत जैसे अफ्रीका महाद्वीप बनाया, यहाँ पे इंडिया बना दिया, इसकी गति दिखा दी, यहाँ पे बहुत आसान होता है। कैसा भी बना लो, रफली एकदम मैप बना के, मेंस में यदि अच्छे मार्क्स लाने तो ये प्रैक्टिस कर लो। आपके सामने मैं बना रहा हूँ अभी, एकदम फास्ट बनता है। कैसा भी महाद्वीप पूरे वर्ल्ड का बना के देख लो, एकदम फास्ट बन जाता है। ये मोटिवेट करने के लिए चलो आपको बना देता हूँ। जैसे मुझे जल्दी जल्दी इनका बनाना हो, तो जैसे ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप इसमें दिखा दूंगा। यहाँ पे कौन सा, ये उत्तर अमेरिका दिख जाएगा, यहाँ पे अफ्रीका बन गया, यहाँ पे फिर जल्दी से हम ये बना देंगे यूरोप, ऐसे करके इंडिया की तरफ आ गए ना। प्रैक्टिस होती है तो बहुत जल्दी बन जाता है, अभी तो चलो इतनी प्रैक्टिस नहीं आती है। ठीक है, फिर ये बन जाता है, पूरा वर्ल्ड का बन जाता है एकदम। तो ये क्यों बता रहा हूँ आपको, ये 10-15 सेकंड में मैप बन जाता है। तो आपको ज्योग्राफी की कोई भी चीज़ें दिखानी हो, आईआर की दिखानी हो, कहीं भी कुछ भी दिखाना हो, तो मैप में आप आराम से बना सकते हो। तो कुल मिलाकर इस आर्टिकल में क्या बताया था, ये थोड़ा पालघाट मतलब एक अच्छा आर्टिकल था, मुझे बहुत शानदार अच्छा आर्टिकल मिला, पढ़ने में मजा आया इसको, इसलिए आर्टिकल रखा है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे, मैपिंग के क्वेश्चन बन जाएंगे, ज्योग्राफी की बन जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हो। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत आपने थोड़ा सा समझा होगा इस दौरान, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे काम आती है। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें जिनको ज़्यादा नहीं बताऊँगा अब, जैसे यहाँ पे अन्नामलई या पेरियार अभयारण्य यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें इनको बताई गई, यहाँ पे और कौन सी चीज़ें पाई जाती है वो आप थोड़ा सा देख लेना इनको। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाली बात नहीं, नॉर्मली इनको इनके बारे में बताया गया है कि यहाँ पे किस टाइप की बायोडाइवर्सिटी है, किस टाइप के यहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं, इनके बारे में है। नेक्स्ट आर्टिकल वेरी वेरी मोस्ट आर्टिकल है ये। ठीक है,
और ये आपके कहाँ काम आएगा, ये आपकी जीएस फर्स्ट में भी सोसाइटी में काम आएगा और जीएस टू में भी सोशल जस्टिस में काम आ सकता है। वेरी वेरी मोस्ट में ये आर्टिकल है, जीएस टू में और जीएस फर्स्ट में काम आएगा। तो ये जो सेक्सुअल हरासमेंट है, कार्यस्थल पर जो यौन उत्पीड़न है, उसको लेकर ये आर्टिकल था कि जो अधिनियम जो कानून बनाया गया था उसको लगभग 10 साल होने को है, और उसमें क्या फ़ायदा हमें हुआ, क्या उसमें खामियां हैं, क्या चुनौतियां हैं, कैसे हम इस पर बात कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया सोसाइटी वाला टॉपिक। और एथिक्स और ऐसे में भी ऐसी चीज़ें काम आती है, एग्जाम्पल के तौर पर आप इनको बता सकते हो। तो जो कार्यस्थल पर हमारा जो कानून बना हुआ था महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013, ठीक है, पोस्ट इसको शॉर्ट में बोलेंगे, POSH, ठीक है, लागू होने के लगभग 10 साल बाद में भारत की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा है कि इसके कारण को लेकर अभी भी क्या है, गंभीर खामियां है और बहुत सारी इसकी अनिश्चितताएं। तो इसको लेकर ऐसा काम किया जाना चाहिए ताकि जो भी समस्या है उनको दूर किया जा सके। तो ये गठन कब हुआ था, इसका थोड़ा हिस्ट्री भी आपको जानना चाहिए। तो ये घटना घटी थी 1992 राजस्थान की, वो घटना थी कि राजस्थान सरकार की एक महिला विकास परियोजना में सामाजिक कार्यकर्ता थी, भौरी देवी नाम था उनका, और ये अच्छा काम करी थी महिलाओं को लेकर, बच्चों को लेकर। लेकिन जो समाज के आप कह सकते हो दुष्ट लोग कह सकते हो, उन लोगों ने इनके साथ अत्याचार किया, ठीक है। उसके बाद में फिर ये मामला काफ़ी चर्चा में रहा और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया। तो उस समय ऐसा कोई कानून नहीं था, मतलब कार्यस्थल पर संरक्षण के लिए ऐसा कोई कानून नहीं था उस समय। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय एक गाइडलाइन जारी की थी, आपने कभी सुना हो तो, विसाखा गाइडलाइन, ठीक है, वो इसी केस से निकल कर आई थी, 1997 के आसपास की बात है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के लिए खिलाफ लैंगिक समानता के बुनियादी मानवाधिकार के प्रभावी परिवर्तन के लिए गारंटी प्रदान करने के लिए बनाए गए किसी कानून की अनुपस्थिति को देखते हुए, उसमें कोई कानून नहीं था, उसमें 92 की घटना है, उसमें कोई कानून नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर 1997 में एक गाइडलाइन आप जारी की, ऐसा होना चाहिए, जिसको क्या कहते हैं, विसाखा दिशा निर्देश कहा जाता है। एक सेट जारी किया, उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट लिखे गए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो विसाखा, इनको याद रखना, ये कई बार हम मेंस के एग्जाम में लिखते हैं कि विसाखा गाइडलाइन के अनुसार ऐसा हुआ, ठीक है। तो इसको देखते हुए बाद में क्या बना, कानून बना 2007 में। आगे जाके बहुत लंबा समय लगा उसको, 2007 में उस समय मतलब इसको लेकर विधेयक जो है, संरक्षण विधेयक पेश किया गया और फिर 2013 में जाकर ये कानून बना है। तो इसका इतिहास काफ़ी लंबा चौड़ा है, एक बार आप पढ़ोगे, रीडिंग करोगे तो आपको याद हो जाएगा। बाकी मैं आपको समझा रहा हूँ ये चीज़ें। तो ये कानून बना था 2013 में, 2013 से 23 अब आ गया, 10 साल होने को है। और इसमें अभी भी सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस जा रहे हैं वहाँ पे। तो इसमें क्या है, इसमें वही बात है कि उत्पीड़न किस चीज़ को माना जाएगा, इसमें वो विशेषता लिखी गई है कि किस चीज़ को मतलब एक तरह से उत्पीड़न माना जाएगा, कौन सा यौन उत्पीड़न है कार्यस्थल पर, उसकी परिभाषा दी गई है इसमें, ठीक है। वो आप थोड़ा सा देख लेना। और मतलब कार्यस्थल की परिभाषा को, इसमें कई सारी चीज़ों को इसमें विस्तार किया गया है और साथ में इसमें क्या क्या नियम किए गए हैं वो भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि मेंस के एग्जाम में आप ऐसा लिखना होता है आपको। और तो इसमें दिया गया कि कोई भी ऐसा मतलब आप संगठन या कोई कार्यालय कह सकते हो जिसमें 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हो, तो उसमें ऐसी एक कमेटी होनी चाहिए, आंतरिक शिकायत समिति उसको बोलते हैं। एक कमेटी का गठन होना चाहिए जिसमें कोई भी एक महिला कर्मचारी हो सकती है या कोई महिला कर्मचारी जिसको शिकायत दर्ज करवाना हो, ठीक है, वो दर्ज करा सकती है। यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि इंटरनल कमेटी है, मतलब हर एक डिपार्टमेंट में ऐसी होनी चाहिए। जब भी किसी महिला को ऐसी दिक्कत आए तो वो अपनी शिकायत दर्ज करा पाए, और उसमें कई प्रकार के सदस्य हैं, उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो ये भी बता सकते हो आप। लेकिन बहुत सारे ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट की भी इसमें बात की गई है, वहाँ पर भी ऐसी कमेटियाँ नहीं बनाई गई है। तो इसमें कहीं ना कहीं महिलाओं को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इसमें बहुत सारी बाधाएं भी हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसा आता है, अब 10 साल आगे, तो इस साल आप 2023 की मेंस के एग्जाम में इसका इंतजार करना, इस क्वेश्चन का बनने की संभावना है, क्योंकि पैटर्न बता रहा है आपका, पैटर्न बार बार हम देखते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चर्चा में 2024 में देख लेना आप, ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा कि क्वेश्चन ऐसा आएगा, क्या चुनौतियाँ हैं, क्या समाधान है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि कब ये 2013 में कानून बना था, उससे पहले विशाखा गाइडलाइन, ये सब आप थोड़ा सा बता सकते हो। घटना तो ज़्यादा नहीं बता सकते, लेकिन इतना स्कोप होता है इंट्रोडक्शन में 2-3 लाइन में आप ये कानून बता पाओ। फिर ये बताओ कि क्या क्या इसकी समस्याएं हैं, समस्याओं का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ऐसा चर्चा में रहा, 10 साल हो गए, तो समस्याओं का पक्का क्वेश्चन इसमें बनने वाला है। और फिर आपकी समाधान, फिर आपकी अप्रोच काम आएगी वहाँ पे। तो बहुत ही आसान है, यदि आप करंट अफेयर यदि ईमानदारी से पढ़ते हो, मेहनत करते हो और ये सोच लेते हो कि ट्रेंड एनालिसिस कर लेते हो कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो इसमें बताया गया क्या 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 बाधाएं हैं, क्या समस्या हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे अपने हालिया फैसले में ये बताया भी है कि जो आईसीसी जो है कि संविधान में खामियों को दूर किया। एक अखबार की रिपोर्ट का हवाला कहा है कि देश के 30 राष्ट्रीय मुख्य संघों में से 16 ने आज तक इसका गठन नहीं किया। किसका, जो इंटरनल जो कमेटी है उनका गठन नहीं किया। मतलब एग्जाम्पल देके बताया कि बहुत सारे ऐसे मतलब मामले हैं, जैसे अभी आपने देखा ये मामला चर्चा में भी है, जो महिला खिलाड़ी है हमारी, उनका ये मामला चर्चा में है। तो बहुत सारे ऐसे संगठन उनमें ये बना ही नहीं है, मतलब उन्होंने कोशिश ही नहीं की। इसके अलावा जैसे बहुत सारे जो सदस्य हैं जो काफ़ी इनमें बात की गई, उनकी भी कमी रहती है। और अधिनियम का जो उत्तरदायित्व है
उसमें भी ये रहता है कि कौन इनका अनुपालन करेगा, कौन सुनिश्चित करेगा प्रावधान, किसको जिम्मेदार ठहरा जाए, वो भी इसमें कहीं ना कहीं समस्या रहती है। इसके अलावा बहुत सारे जो ये भी है कि हितधारक ये भी बताते हैं कि अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं के श्रमिकों के लिए कानून। अब ये बात सही है कि जो मतलब संगठित क्षेत्र में काम करते हैं उसमें तो ये संभव है, लेकिन जहाँ पे अनौपचारिक संघ क्षेत्र, आप जानते हो अभी भी हमारे देश के 80-85 अनौपचारिक क्षेत्र में रोजगार की है, तो वहाँ पे महिलाएं क्या मतलब उनको कानून प्रदान किया जाएगा, या वहाँ पे ऐसी समस्याओं को समाधान के लिए क्या मतलब व्यवस्था की गई है, तो ये भी एक समस्या है। इसके अलावा मतलब बहुत सारे विशेषज्ञों ने ध्यान दिया कि कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न के मामले कई कारणों से बेहद कम रिपोर्ट किए जाते हैं, ये भी एक समस्या रहती है। बहुत सारी चीज़ें मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने 6 कीवर्ड क्यों लिखे हैं मेंस के एग्जाम में से, इनमें से आप अपनी तरफ से भी बता सकते हो। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कुछ निर्देश भी दिए गए कि ऐसा किया जाना चाहिए, विशेषकर जो सरकारी आप कह सकते हो संगठन, उनमें तो ऐसा किया जाना चाहिए, कंपलसरी रूप से उनमें किया जाना चाहिए। तो ये आप देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपकी विशेषकर GS2 और 1 के लिए इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं, और ये है जैसे ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर बनाया है, और इसमें विशेषकर जैसे गुजरात अभी बन रहा है, किसको लेकर, भारत का ग्रीन हाइड्रोजन हब बनने जा रहा है, ये रिपोर्ट आई। तो ये भी कहीं ना कहीं मेंस के एग्जाम में आपकी जैसे एनर्जी वाला टॉपिक है, वहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हो कि गुजरात ने ऐसा क्या किया है। विशेषकर आपको ये देखना है कि वहाँ की सरकार क्या पॉलिसी लेकर आ रही है। सरकार अच्छी पॉलिसी लेके आएगी ना, अच्छी नीतियों का निर्माण करेगी, तो वहाँ से निवेश जो होते हैं, आप निवेश करने वाले निवेशक कह सकते हो, ये खींचे चले आते हैं उस क्षेत्र में। तो सरकार क्या पॉलिसी बनाती है, सरकार पॉलिसी बनाती है कि कैसे भूमि अधिग्रहण के मुद्दों को एड्रेस किया जाएगा, कैसे मतलब सरकार टैक्स उनको रिफंड या टैक्स छूट देती है, कैसे सरकार मतलब एक तरह से उनके लिए एक आप कह सकते हो अनुकूल वातावरण का निर्माण करती है कि उनको फालतू में ना ये रजिस्ट्रेशन के लिए इनके लिए परेशान नहीं होना पड़े। फिर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वहाँ का, उस राज्य का आधारभूत ढांचा कैसा है, कैसी वहाँ पे आधारभूत ढांचे में आप कह सकते हो कैसी सड़कों का वहाँ पे विकास है, ठीक है, कैसे वहाँ पे बिजली की या एनर्जी की जो व्यवस्था है, ठीक है, और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें काम आती हैं यहाँ पे, कैसे वहाँ के आपस में जो सप्लाई चेन की चीज़ें, लॉजिस्टिक चीज़ें आपस में जुड़ी रहती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी कहीं भी हब बनाने के लिए वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए, अनुकूल चीज़ें चाहिए। तो गुजरात में ये ग्रीन हाइड्रोजन हब क्यों बन रहा है, कहीं ना कहीं वहाँ की सरकार ने कुछ अच्छे स्टेप लिए हैं। कुछ और भी रीजन हो सकते हैं, आप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जितने भी मुद्दे हैं वो आपको इनमें एड्रेस करना चाहिए। तो इसको हम देख लेते हैं। बाकी जैसे ये है ना, ऐसे हब वाले कुछ ना GS फर्स्ट में ज्योग्राफी वाले में भी आते हैं, जहाँ पे इंडस्ट्री के हब बनते हैं, निर्यात के हब बनते हैं, वहाँ पे भी ये काम आ सकता है। तो इसमें जैसे इसमें दिया भी है कि रिलायंस ग्रुप है, अडानी ग्रुप है, यहाँ पे निवेश कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे निवेश की अच्छी सुविधाएं होगी, अच्छा वातावरण वहाँ पे होगा, बहुत सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं समाधान होगा। तो अभी हाल ही में गुजरात सरकार ने ऐसा मतलब किया है। तो गुजरात ने देश का हरित हाइड्रोजन विनिर्माण केंद्र बनने और औद्योगिक क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। और इसमें विशेषकर आप कह सकते हो रिलायंस है, अडानी है, बहुत सारे और भी जो ग्रुप हैं, उन्होंने उनकी सरकार के साथ क्या किया है, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि ऐसा किया जा सके, और निवेश का भी भरोसा यहाँ पे दिलाया गया है। तो उनका लक्ष्य भी है कि जैसे वहाँ की सरकार का कहना है कि हमारा लक्ष्य 2035 तक 8 मीट्रिक टन सालाना हम इसका हाइड्रोजन का, हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाले हैं। और इसको लेकर हमने बहुत सारी प्राथमिकता क्षेत्रों को डिसाइड कर लिया है, और भी हम इस पर काम करने वाले हैं। जैसे भूमि आवंटन, जो अभी नीति की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे ऐसे क्या प्रयास किया जा रहा है, ठीक है, वो उन्होंने ऐसे प्रयास कर लिए हैं। और हमारा भी देख, आपको पता है कि हम 2070 तक क्या करने जा रहे हैं, नेट जीरो कार्बन ये हासिल करेंगे। मतलब आपने देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जब भी ऐसे क्लाइमेट चेंज के जो मुद्दे होते हैं उनमें हम हमेशा कहते हैं कि हम 2050 तक इतना करेंगे। तो कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा हमें होने वाला है। और इसमें क्या क्या फ़ायदा होगा गुजरात में, वो भी कई सारे कीवर्ड यहाँ पे दिए गए हैं। लेकिन ये चीज़ें देखो ना, आप कहाँ काम आ सकती है आपके मेंस के एग्जाम में, कैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे लिखोगे, वो सब चीज़ें आप एक बार पढ़ोगे इनको तो आराम से समझ में आएगा। सब चीज़ें समझाने की नहीं होती, बहुत सारा मैं वैल्यूडेशन जानबूझ के रखता हूँ, समझाने के लिए जो चीज़ें समझाता हूँ वो आपके काम आ जाती है। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें इनको ऐड किया गया है। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ काम आएगा, आपका SDG लक्ष्यों की प्रोग्रेस के बारे में है, बहुत अच्छा आर्टिकल आता है, ठीक है। तो ये GS2 में, गवर्नेंस में, सोशल जस्टिस में और SRIT में काम आ जाएगा। और वैसे भी देखो, ये जो 17 SDG लक्ष्य है ना, ये इनको प्रिंट आउट लेके अपनी दीवार पे चिपका लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं मेंस में, ऐसे में, एथिक्स में, कहीं भी आपको लगता है ना कहीं इनका आपको यूज करना है। जैसे कोई पॉवर्टी का क्वेश्चन आ गया तो आपको SDG लक्ष्य एक पता होना चाहिए, और जैसे कोई भूखमरी का, हंगर का क्वेश्चन आ गया तो आपको ये SDG 2 पता होना चाहिए। इसी तरह से कुछ सिटी का या बायोडाइवर्सिटी का आ गया तो आपको ये SDG लक्ष्य याद होने चाहिए। तो इसके बारे में अभी ये बताया गया है कि जैसे भोपाल क्या है, अपनी स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा जारी करने के बाद सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर बढ़ते वैश्विक आंदोलन में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बन गया। देखो ऐसा होता है कि UN ने जैसे ये बनाए हैं SDG लक्ष्य, तो हर एक देश क्या करता है, फिर अपनी एक रिपोर्ट मतलब UN को देता है, या ऐसे एक समीक्षा रिपोर्ट बनती है। तो इसके बाद में क्या हुआ कि अभी
आंतरिक तौर पर भी, जैसे शहर या आप कह सकते हो बड़ी जो सिटी है, ठीक है, स्थानीय स्तर पर भी ऐसे डाटा वगैरह प्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसमें भोपाल आ गया है, जैसे इसमें दिया ना स्थानीय स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा, जो है भोपाल इसमें आ गया है। तो कहीं ना कहीं भोपाल हमारे लिए एक मॉडल है। आप जब भोपाल का देखोगे, इंदौर का देखोगे, इनका देखना कितनी अच्छी सफाई वहाँ पे है, वहाँ का गवर्नेंस सिस्टम कैसा है, कैसे वहाँ पे स्वच्छता का माहौल है, और कैसा लोगों को वहाँ पे जो लोक सेवाएं हैं कैसे मिल रही है। वहाँ का आप वातावरण भी देखोगे ना, कैसा एकदम स्वच्छ नज़र आता है। ठीक है, जो लोग भोपाल से, इंदौर से आप देखते हो, हमेशा जब हमारे ये क्लीन सिटी वगैरह इनमें टॉप रहते हैं, तो इनके मानक बहुत अच्छे हैं। क्योंकि एसडीजी लक्ष्यों में क्या है, एसडीजी लक्ष्यों में ये तो चीज़ें है ना कि उस शहर में कितनी, या गाँव में ये कह सकते हो कितनी गरीबी कम है, लोगों को कितना स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा रहा है, क्वालिटी एजुकेशन पर कितना ध्यान दिया जा रहा है, लैंगिक समानता पर कितना ध्यान दिया जा रहा है, स्वच्छता के लिए पानी, शुद्ध पानी, इन सब चीज़ों पर कितना खर्च किया जा रहा है। तो इनकी समीक्षा रिपोर्ट ये आई थी। तो ये आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एग्जांपल देके भी आप इनको बता सकते हो। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। तो इसमें बताया भी गया है कि इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं जवाबदेही के उपाय या निगरानी, समीक्षा, ये सब चीज़ें इससे निकल कर आती है, और एक रोल मॉडल बनता है किसी के लिए। और इसमें दिया भी है कि जैसे भारत क्या कर रहा है, भारत ने एसडीजी को अपनाने और स्थानीयकरण की उपलब्धि की दिशा में सराहनीय प्रयास किए हैं। नीति आयोग ने भी 2020 में आयोजित मतलब HLPF, ये मतलब डाटा कह सकते हो, भारत का दूसरा VNR प्रस्तुत किया था। ठीक है, कहाँ पे किया था, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा जैसे मिनिस्ट्री ऑफ, आप कह सकते हो भारत के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, इन्होंने भी एसडीजी की समीक्षा और निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क NIF पर प्रकाशित किया है। कभी कभी प्री एग्जाम में ऐसे इफेक्ट आ जाते हैं कि ये किसने प्रकाशित किया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं एसडीजी लक्ष्य लेकर ऐसे रिपोर्ट आती रहती है, और इनको भी आपको प्रोग्रेस देखता रहना चाहिए कि किस सेक्टर में या किस एसडीजी लक्ष्य में हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, कि क्या हमने 2030 तक हमारे लक्ष्य से हासिल कर पाएंगे हम, ऐसे मुद्दे भी आते रहते हैं। तो इसमें 2030 में शहर सबसे महत्वपूर्ण हितधारक हैं, और आप कह सकते हो कि क्योंकि 169 लक्ष्यों में से कम 65% क्या है, स्थानीय शहरों के हितधारकों को शामिल है। जैसे अभी भोपाल की हम बात करें, तो जैसे 17 जो एसडीजी लक्ष्य हैं, इनमें 169 टारगेट जो हैं, उनमें आप ये कह सकते हो कि इनको एड्रेस करने वाले लगभग 65% शहरों से डिपेंड करता है। तो शहरों में कहीं ना कहीं इनका अच्छा विकास होगा, तो इन पर जो जैसे भोपाल का हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं कि भोपाल ने ऐसा क्या किया कि वो इन चीज़ों में आ गए हैं, कैसे अपनी रिपोर्ट को भी वो प्रेजेंट करें कि हमने ऐसा करके दिखाया है, लोगों को मतलब हितों में हमने काम किया है। तो सब ये रिपोर्ट में समीक्षा आती है। तो इससे क्या होता है, अन्य जो हमारे शहर हैं वो भी मोटिवेट होंगे इन कार्यों को करने के लिए। तो भोपाल योजना में हम देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने क्या क्या शामिल किया है। जैसे भोपाल की जो VLR है, जो रिपोर्ट है, तो भोपाल नगर निगम, UN हैबिटेट और 23 से अधिक जो स्थानीय हितधारकों के समूह है के बीच एक सहयोग का परिणाम है। उन्होंने ऐसा मिलकर काम किया है। तो इसमें जो एसडीजी लक्ष्य दिए गए वो सब लिखे हुए हैं कि किस किस एसडीजी लक्ष्य में उन्होंने कैसा काम किया। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो उनका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का ले सकते हो, या सार्वजनिक जो परिवहन प्रणाली है इनका एग्जाम्पल दे सकते हो। उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया इसमें। तो भोपाल हमारे रोल मॉडल है, और ये मतलब ना केवल मतलब हमारे देश के लिए बल्कि अन्य देशों के लिए भी, जो उनके शहर हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं डाटा वगैरह ये सब चीज़ें काम आ सकती है। ठीक है, इसमें दिया गया है। इसके अलावा ये भी बहुत अच्छा है, ये IR के टॉपिक में काम आ सकता है। आज के न्यूज़पेपर में था, किसकी बात की, ये बहुत पहले से भी चर्चा में था। तो INST इनको कह सकते हो, क्या बोल रहा हूँ मैं, INSTC का मतलब इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ये काफ़ी समय से चर्चा में है। जैसे आपने देखा होगा, जब जब चीन अपनी वन बेल्ट रोड की बात करता है, तो भारत भी ये कहता है कि इनका हम विकास करेंगे। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। आप ये कह सकते हो कि भारत को मध्य एशिया और यूरोप से जोड़ने वाला एक आप कॉरिडोर कह सकते हो, ट्रेनों का विकास या सड़कों का विकास करके जल के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए अच्छा है, एक माध्यम है। तो ये फिर से अभी चर्चा में था। जैसे ये कितना बन रहा है, उत्तर दक्षिण जो परिवहन गलियारा है, लगभग 7200 किलोमीटर लंबा व्यापार गलियारा है, जो रूस के बाल्टिक सागर तट को अजरबैजान और ईरान के माध्यम से अरब सागर में भारत को पश्चिमी बंदरगाह से जोड़ना चाहता है। ये मैप याद रखना, यदि ऐसा मेंस में क्वेश्चन आता है, मेंस में विशेषकर IR में से क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे ये मैप चिपका के आना है। बहुत फ़ायदा होगा आपसे इसी चीज़ से, क्योंकि एग्जामिनर समझ आएगा कि आपकी कितनी अच्छी समझ है, आप चीज़ों को कैसे समझते हो। ठीक, IR में ऐसी चीज़ें काम भी आती है। तो ये काफ़ी समय से चर्चा में था, इसमें भी काफ़ी दिक्कतें चल रही थी, उनके बारे में आगे बात करेंगे हम। तो ये 2000 में सबसे पहले कब प्रेजेंट किया गया था, पहली बार ये जो योजना बनी थी 2000 में बनी थी, और ये विचार था कि कैसे हम आपस में जुड़ेंगे, लेकिन बीच में बहुत सारी समस्या आ गई थी। तो रूस के बाल्टिक सागर तट को ईरान के माध्यम से अरब सागर में भारत के पश्चिमी बंदरगाह से जोड़ने वाला एक परिवहन गलियारा बनाया जाए। रूस, भारत और ईरान ने 2002 में 7200 किलोमीटर लंबे अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण गलियारे को विकसित करने के लिए प्रारंभिक समझौता हस्ताक्षर भी किए थे। ठीक है, तो लेकिन ये मामला आगे बढ़ा नहीं बाद में। INSTC, ठीक है, INSTC ये काम आ सकता है।
तो 3 साल बाद में जैसे इस योजना में अज़रबैजान ने भी शामिल अज़रबैजान ने हस्ताक्षर किए। उसके बाद में अभी जैसे 13 देशों ने इसमें एक तरह से आप कह सकते हो अनुमोदित कर दिया है। कौन कौन से देश है ये भी बहुत काम आते हैं, क्योंकि प्री एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन कौन से देश इस योजना में शामिल होते हैं, आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। और लेकिन बाद में क्या हुआ, ऐसी क्या समस्या होगी यहाँ पे, जैसे आप ये कह सकते हो कि ईरान पर जो अमेरिका ने कुछ प्रतिबंध लगा दिए थे, यहाँ पे रूस और यूक्रेन संकट के कारण भी कई सारी समस्या खड़ी हो गई, और रूस पर भी यहाँ पे कई सारे मतलब संकट लगाए। तो कहीं ना कहीं बाद में ये दोबारा चर्चा में क्यों है, तो अभी हाल ही में मास्को और ईरान जो कह सकते हो, या मास्को तेहरान जो है ना, फिर एक साथ में है, क्योंकि दोनों के दुश्मन आप साझा कह सकते हो। तो शत्रु का शत्रु मित्र, ऐसे जो थ्योरी चलती है वो काम आती है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, ठीक है। तो इस साल ये मामला बना था कि जो वहाँ के रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने भी ऐसा कहा कि हम इस दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं और हम काम करेंगे इस क्षेत्र पे। तो कहीं ना कहीं ईरान, भारत और सब ये मिलके ये रास्ता खोलेंगे। और इसमें जैसे कहाँ कहाँ से गुजरेगा उसकी यहाँ पे दी गई है, कैस्पियन से लेकर कहाँ से ये आने वाला है, इसमें काफ़ी चीज़ें दी गई है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्या लाभ होगा। तो यदि ये सब बनता है तो हमें ही बहुत फ़ायदा हो जाएगा कि यहाँ से एक तो जो हमारे पारंपरिक रूट है कि हम स्वेज कैनाल से होके जाते हैं या कहीं से घूम के जाते हैं, तो हमारा लगभग 30% जो रास्ता है वो कम हो जाएगा, ठीक है। इससे फ़ायदे होने वाला है 30-40% आप कह सकते हो कि लागतें भी फिर कम हो जाएगी। आप हमारे जो परिवहन कह सकते हो, या हम बाहर से कितना ऑयल मंगवाते हैं तो हमारे जो कॉस्ट पड़ती है परिवहन की वो भी कम हो जाएगी। तो इससे फ़ायदा होने वाला है, एक वैकल्पिक रास्ते भी खुल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो भारत के लिए क्या है, इसमें वही बात है कि भारत जैसे अपनी एनर्जी की आवश्यकताओं का 80% क्या करता है, आयात करता है। तो इससे फ़ायदा होगा कि ऊर्जा सुरक्षा के लिए हमारे नए द्वार खुलेंगे इससे। इसके अलावा जैसे आप जियोपॉलिटिक्स समझते हो, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें काम आने वाली है। तो कॉरिडोर भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार को भी बढ़ावा देगा, जियोपॉलिटिक्स में देगा, कई सारी चीज़ें होगी। जैसे भारत ने किस प्रकार ईरान के साथ 4 बार जो पोर्ट है उसमें काम किया, अच्छा काम किया वहाँ पे, वो बता सकते हो। लेकिन साथ में समस्याएं भी है कि ये 2000 की बात है, अभी तक 22-23 साल होने को है, इसमें सफलता क्यों नहीं मिली। तो इसमें बहुत सारे कारण हैं, आप ये कह सकते हो वित्तीय संकट यानी निवेश का संकट, कौन निवेश करेगा। इसके अलावा बहुत सारी व्यवहारिक जटिलताएं भी हैं, कई देशों की सीमाएं आपस में लगती है, बहुत सारे देशों के आपस में डिस्प्यूट है, या इनको कह सकते हो कई सारे भू राजनीतिक समस्याएं हैं, ठीक है। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना भी है, उनको आपस में जोड़ा जाएगा तो उनमें भी कई सारी लागत खर्च आने वाली है। और इसके अलावा जैसे अजरबैजान के साथ भी ईरान के संबंध तनावपूर्ण है, इसके अलावा अजरबैजान आर्मीनिया के बीच में संकट चल रहे हैं। तो कुल मिला के ये संकट काफ़ी यहाँ पे देखे जा रहे हैं। तो कई सारी चुनौतियाँ भी यहाँ पे है जो जिनको किया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी ये है कि भविष्य में यदि हम आशावादी नज़रिए रखते हैं तो ऐसा संभव है कि हम कर पाएंगे इस चीज़ को लेकर, और ये बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो उन पर काम कर सकते हैं। तो ये आपने देखा ना किस प्रकार ये आर्टिकल जो है ना द हिंदू में आते हैं, ये आपकी मेंस के एग्जाम में कितना बड़ा रोल निभा सकते हैं। इवन आर्टिकल से भी प्रीलिम्स एग्जाम में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आज की पीडीएफ थी हमारी, जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का नाम क्या है हमारा, आप इस पे जाना, स्टडी आई इस तरह में जाकर पर आपको फ्री में ये पीडीएफ डाउनलोड करने को मिलेगी। इसके अलावा और भी बहुत अच्छे नोट्स चाहिए तो आप जाना कहाँ पे, अपनी वेबसाइट पर जाना, यहाँ पे लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं एक और वीडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।